क्लास 10 का इतिहास के साथ उपस्थित हुआ हूँ और मैं आप लोगों को यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में आज बताऊंगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके बारे में अभी हम वर्णन करूंगा। आज हम राष्ट्रवाद, क्योंकि पहले मैंने आपको राष्ट्रवाद के बारे में बहुत सारा चीज़ बताया और एक बार पढ़ा भी चुका हूँ, जिसको मैं अपने वीडियो में भी डाला है। और अब मैं आप लोग को केवल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, क्योंकि आपका परीक्षा बहुत नज़दीक है और इस परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ही जानना जरूरी है, जिससे परीक्षा पास करें। और जो मैं बताने जा रहा हूँ आज, जो VVI क्वेश्चन है उसको मैं डील करूँगा। कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो इस तरह का पूछे जाते हैं। इस तरह से मैं और वीडियो में डालते रहूँगा और आप लोग का सपोर्ट करूँगा। राष्ट्रवाद से संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्न और उसका आंसर बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित, और इस प्रश्नों का मैं हल भी करूंगा कि कैसे आपको लिखना है जिससे आपको नंबर ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं, चूँकि आप जो नए चैनल में हैं इसीलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं 2 अंक स्तरीय प्रश्न को डील करूँगा। 2 स्तरीय प्रश्न में हमेशा अधिकतर बार पूछा जा रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान था, उसकी विवेचना करें। नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान था, क्योंकि यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ तो नेपोलियन का क्या योगदान था। अब हम आपको बता रहे हैं कि चूंकि यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास, राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति मर मिटने की भावना। राष्ट्र के प्रति मर मिटने की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। मैं अगले क्वेश्चन में राष्ट्रवाद परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इससे पहले पढ़ा चुका हूँ और फिर से इसके बारे में मैं 2 अंक स्तरीय किस तरह का प्रश्न उत्तर आते हैं और लघु उत्तरीय किस तरह से, वास्तविक प्रश्न किस तरह से आते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। जिसमें पहला क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान की विवेचना करें। यानी नेपोलियन बोनापार्ट ने ऐसा कौन सा काम किया जिसमें यूरोप के लोगों में, यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 अंक स्तरीय है, 2 अंक ही इसमें रहता है और दीर्घ उत्तरीय रहता है, जिसमें अंकों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। दीर्घ उत्तरीय में कुल अंक कितना होता है, 4 अंक। तो ये दीर्घ में भी पूछा जाता है और लघु में भी पूछा जाता है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए नेपोलियन ने बहुत सारे देशों पर आक्रमण किए, जैसे फ्रांस, जैसे प्रशा पर, जैसे इटली पर, जैसे अन्य देशों पर आक्रमण किए। तो जब आक्रमण किए तो लोग एकजुट हो जाते हैं। किसी भी देश पर जब आक्रमण किया जाता है तो लोग क्या हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। इन्होंने जर्मनी एवं इटली के राज्यों का भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर दिया। जर्मनी और इटली को बहुत सारे भागों में बांट दिया, जिसका वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। इसी से डर कर अन्य देशों में, यानी इटली में भी एकीकरण इसी के चलते हुआ था। और फ्रांसीसी बरमूडा और के विरुद्ध फ्रांसीसी, क्योंकि नेपोलियन रहने वाला कहाँ पे था, फ्रांस का। नेपोलियन रहने वाला कहाँ पे था, फ्रांस का। तो फ्रांसीसी अधिपत्य और उसके विरुद्ध यूरोप में के लोगों में देशभक्ति की भावना जगी। इस तरह से यूरोप के राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन का बहुत बड़ा हाथ था, योगदान था। अब दूसरा क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद, जिसको हमने अभी पहले बताया है कि राष्ट्रवाद क्या है, यानी राष्ट्रवाद किसे कहते हैं या राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। इसमें 2 अंक का इसमें ही रहता है। कहता है राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व राजनीतिक जागृति, यानी राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। राजनीति में जो जागा, जो किसी विशेष भौगोलिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेशों में रहने वाले लोगों की एकता का वाहक है, इसे क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। एकदम सिंपल में, राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की भौतिक राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है, जो किसी विशेष भौगोलिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों का एकता का वाहक है। तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रवाद का प्रारंभ कब हुआ। क्योंकि आप लोगों को पहले से पता है कि जब पुनर्जागरण का हुआ था, यूरोप में रेनेसां आई थी, उस समय राष्ट्रवाद का विकास हुआ था। और परंतु इसका प्रारंभ माना जाता है फ्रांस की क्रांति के समय। जो क्रांति कब हुई थी, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। और इसी से राष्ट्रवाद, लोगों में राष्ट्रवाद का प्रारंभ माना जाता है। और 19वीं शताब्दी में यह
पूर्णतः उन्नत और आक्रामक रूप से सामने आए। अब इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रश्नोत्तर वास्तविक प्रश्न करते हैं, जिसको आप लोग थोड़ा सा देखेगा। पहला क्वेश्चन इस तरह से आता है ऑब्जेक्टिव में, इटली के एकीकरण में निम्न में किनका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में किनका संबंध नहीं है? पहला बिस्मार्क, दूसरा मेजनी, तीसरा कॉनकागुर और चौथा गैरिबाल्दी। तो आप लोग को अभी पढ़ाए हैं, आज आप लोग जानते हैं कि इटली का एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान था बिस्मार्क का। तो कौन इसका आंसर हो जाएगा? बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान किसका था? योगदान किसका संबंध नहीं था? तो बिस्मार्क का। मेजनी का इटली के एकीकरण में संबंध था, कॉनकागुर का संबंध था, गैरिबाल्दी का संबंध था, जबकि बिस्मार्क का संबंध नहीं था। दूसरा है गैरिबाल्दी पेशे से क्या था? ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसको आप जानिएगा। वकील था कि सैनिक था कि नाविक था कि इंजीनियर था? ये आप लोग जानते हैं कि गैरिबाल्दी पेशे से क्या था? नाविक था। तीसरा कॉनकागुर पेशे से क्या था? कूटनीतिक, राजनीतिक, दोनों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कॉनकागुर दोनों था, कूटनीतिक भी था और राजनीतिक भी था, यानी कि आंसर सही हो जाएगा दोनों। चौथा क्वेश्चन है, किसने कॉनकागुर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? कॉनकागुर को प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया था? पहला ए ऑप्शन है नेपोलियन, बी मेजिनी, तीसरा विक्टर इमैनुअल और चौथा गैरिबाल्दी। तो कॉनकागुर का प्रधानमंत्री विक्टर इमैनुअल ने नियुक्त किया था। अब आगे की तरफ हम जाते हैं, वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन कब हुआ था? पहला है 1615, 1715, 1815, 1915। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी। कहता नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था? अभी हम इसके पहले बताए थे नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। आपको आ जाएगा, पहले ऑप्शन में आ गया फ्रांस। नेपोलियन जर्मनी का नहीं रहने वाला था, इटली का नहीं, प्रसा का नहीं रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? वियना सम्मेलन की मेजबानी का मतलब हो गया कि आयोजन किसने किया था? मेजबानी का मतलब आयोजन, यानी कि आयोजक कौन था? वियना सम्मेलन का आयोजक कौन था? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी ए ऑप्शन नेपोलियन, बी मेटरनिक, सी कॉनकागुर और डी विक्टर इमैनुअल। तो इसका कौन आयोजक नहीं था? मेटरनिक नहीं था। अब अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स 10 को अपना प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया था? तो चार्ल्स 10 को प्रधानमंत्री एक ऑप्शन है लुई फिलिप, पोलिग्नो, मेजिनी, कॉनकागुर। तो चार्ल्स 10 को प्रधानमंत्री, चार्ल्स 10वां को अपना प्रधानमंत्री चार्ल्स 10 पोलिग्नो को नियुक्त किया था, जिसका मैंने इधर ऑप्शन में आंसर सारे दे दिए हैं। और इस आंसर को देखो, इसी तरह से मैं रोज एक कराऊंगा ऑब्जेक्टिव सहित, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के सहित, जिसको आप अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले बार ऑब्जेक्टिव 40 ऑब्जेक्टिव के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब